नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आप जो भी इस समय जिस समय आप कनेक्ट हो गए होंगे उस समय के लिए आपको ग्रेट विशेस। एंड हम आज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से फर्स्ट लेक्चर लेंगे, वो है ग्रेविटेशन साइंस का जो है ये फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें हम देखेंगे कुछ चीज़ें या फिर हम इस पे पूरा लेक्चर ही देखने वाले हैं। तो एक लेक्चर सीरीज चलेगी। इससे पहले हम ग्रेविटेशन में जो स्टार्टिंग में है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत बड़ा सा ये चैप्टर है, लेकिन हम इजीली जो है इसको पूरा ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। सो मेरा नाम है वैष्णवी और ये है मेरा फर्स्ट डे और आपका भी फर्स्ट डे है मेरे लेक्चर में। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत परेशानी रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। देखते हैं हम ग्रेविटेशन चैप्टर क्या कहता है। इसके पहले में मतलब इससे पहले नाइन्थ में, एट्थ में या फिर सेवन्थ में भी आपने देखा होगा कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। और हमें ये भी पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये यूनिवर्सल फोर्स है। ये एक चीज़ या एक पर मतलब अर्थ से एक आधी चीज़ के साथ अट्रैक्ट होता है। ये फोर्स जो है दो इंसानों के बीच में होता है, उसके बाद में दो चीज़ों के साथ में होता है। आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे आपने सर आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ा होगा। उन्होंने जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है किस तरीके से हमें जो है मतलब बताया है, किस तरीके से उन्होंने हमें जो प्रैक्टिकल उसके बाद में उन्होंने सब ऑब्ज़र्व करके हमें बताया है। एक थ्योरी उन्होंने जो दी है उनके हिसाब से क्या था, जो पेड़ से वो एप्पल गिरा था, अगर ये एप्पल उनके सामने तब के टाइम नहीं गिरता तो शायद से ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आज हमें नहीं पता होता। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद में शेयर करना है। और आपको बिल्कुल फ्री में ये जो सीरीज़ है ये मिलने वाली है। इसके लिए आपको कोई भी पेड किसी भी चीज़ के लिए पेड करना नहीं है। और अगर आप नए होंगे तो जल्दी से जल्दी आपके दोस्तों तक ये शेयर कर दीजिए। और आपको अगर लगता है कि स्पीड कम हो रही है, फास्ट हो रही है, मतलब कुछ भी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम जानेंगे टेक्स्ट बुक के थ्रू कि एग्जैक्टली ग्रेविटेशन में होता क्या है। तो आप देख सकते हैं एक साइड में मेरी बुक लगी है। आप देख सकते हैं ये साइड से बुक चली है और मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशन एज वी लर्न द फिनोमिनन ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। तो आपको चलते चलते ही साथ में आपको पॉइंट्स में नोट डाउन करने हैं। जो मैं बताऊँगी वो आपको पॉइंट्स पहले नोट डाउन करने हैं, उसके बाद में आप जो है सामने चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो ग्रेविटेशन ये फिनोमिनन है किसने इन्वेंट किया है, किसने डिस्कवर किया है, तो सर आइजैक न्यूटन। तो आपको सबसे पहले लिखना है ऊपर में कि ग्रेविटेशन फिनोमिनन डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। उसके बाद में एज द स्टोरी गोज ही डिस्कवर्ड द फोर्स बाय सीइंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री ऑन द ग्राउंड। तो उनको पता है, उन्होंने, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि उन्होंने किस हिसाब से ये प्रूफ किया था कि सबसे पहले जो डिस्कवरी थी उन्होंने क्या देखा था। वो बैठ के थे सिंपल उनके पास में या फिर वो पेड़ के नीचे बैठ के थे और एक टेबल पे बैठ के होंगे या फिर नीचे बैठ के होंगे और देखा कि सीधा एप्पल जो है वो नीचे गिर रहा है आके। नीचे ही क्यों गिर रहा होगा ये उनको नहीं समझ में आया पहले, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये एग्जैक्टली कौन सा फोर्स है। क्योंकि उसके टाइम मतलब उनके टाइम पे जो है जब वो एप्पल गिरा था तब ग्रेविटेशनल फोर्स ये सामने आया ही नहीं था। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि एप्पल सीधा नीचे ही क्यों गिरा, वो वर्टिकली क्यों नीचे गिरा, हॉरिजेंटली क्यों नहीं गिरा। वो पीछे जा सकता था या फिर वो आजू बाजू कहीं पे भी गिर सकता, लेकिन वो नीचे ही क्यों, सीधा नीचे आके क्यों ही गिरा, ये उनको नहीं समझ में आया। तो उन्होंने सब ग्रेविटेशनल के लिए जो है पूरा कैलकुलेट किया, गुणाकार किया, मतलब सब देखा, छानबीन की। उसके बाद में उनको पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इसके पीछे है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो एप्पल नीचे गिर रहा है, एप्पल के बीच में और अर्थ के बीच में, ठीक है, उनकी तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एप्पल को उसके तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और वो नीचे खींच रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर ग्रेविटी प्रेजेंट ही नहीं होंगी तो हम सब हवा में होंगे, मतलब हम सब एयर में होंगे, हम ऐसे ज़मीन पे नहीं बैठे होंगे, ठीक है। हमारे मतलब मेरे और ज़मीन के बीच में एक फोर्स है, इसकी वजह से मैं ज़मीन पे नीचे सीधे चल पा रही हूँ, नहीं तो मैं ऐसा ऐसे चलूँगी अगर मेरे में और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो यही सिंपल सा रूल है इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। ही वंडर्ड वाई ऑल एप्पल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉट ऑल एंगल टू द वर्टिकल, वाई डू दे नॉट फ्लाई इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। उन्होंने ये, क्योंकि उनको पता था कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्टिकली जो है वो डाउनवर्ड क्यों गिर रहा है,
मैंने बताया आपको कि ऐसे आजू बाजू नहीं गिरा, वो वर्टिकली ही गिर रहा है, नॉट हॉरिजॉन्टली वगैरह। आफ्टर मच थॉट ही केम to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself, that this attractive force must be directed towards the center of the earth. The direction from the apple to the tree or the center of the earth is the vertical direction at the position of the apple, एंड दस द एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मैंने अभी आपको बताया कि सेंटर अगर वो गिर रहा है तो क्या हो रहा है कि अर्थ में और हम में एक फोर्स है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वो अर्थ के बीच में जो है सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर मतलब अर्थ के सेंटर में एक फोर्स है जो उस पर अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से एप्पल या फिर हम जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम सीधा चल रहे हैं, नहीं तो हम टेढ़ा टेढ़ा चल रहे थे। हम सीधा खाना नहीं खा सकते थे, ऐसे कहीं तो भी गिर रहे थे। हम खाना कैसे खाते, बराबर से ऐसे लेके मुंह की तरफ, राइट। ऐसे क्यों खाते, बिकॉज हमें पता है कि इसके बीच में एक अट्रैक्शन है। एक अट्रैक्शन मतलब एक ग्रेविटी है, एक फोर्स है जो अप्लाई हो रहा है उस पर। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर सीधी हो रही है तो उसके पीछे क्या है, अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब ग्रेविटी है उसके बीच में, सॉरी ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमारे साथ में और उसके साथ में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यही एक प्लस पॉइंट है हमारे साथ और नेचर के साथ में। ठीक है, आपको यहाँ पे बाजू में एक फिगर है, वहाँ पे दिख रहा होगा कि किस प्रकार से एप्पल जो है ट्री से गिर रहा है, तब अर्थ पे गिरते से उसको कैसे हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, द फोर्स ऑन एन एप्पल ऑन द ट्री इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो एप्पल पे फोर्स है वो कहाँ पे है, सेंटर पे। ठीक है, अर्थ के सेंटर पे वो फोर्स जा रहा है अलॉन्ग दी परपेंडिकुलर फ्रॉम दी पोजीशन से परपेंडिकुलर जा रहा है। परपेंडिकुलर मतलब टी शेप, जो आपने सीख पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, टी शेप जो है वो पोजीशन है आपकी एप्पल की, वो सरफेस पे है। ठीक है, फिगर ऑल्सो शोज द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द बिटवीन अर्थ एंड द मून। और अर्थ और मून जो है उसके बीच में जो है आपको दिख रहा होगा, वो शो कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे दिखाई जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में सीधा नीचे। ठीक है, टी शेप मतलब सीधा नीचे। डिस्टेंस इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल। अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम, स्केल पे काउंट कर सकते हैं क्या, हमें पता है मून और अर्थ का कितना डिस्टेंस है, पता है, हम स्केल पे काउंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग स्केल के अकॉर्डिंग है। आपको अगर पता होगा ना तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अभी न्यूटन के बारे में देखते। तो न्यूटन ने क्या सोचा कि फोर्स जो है, ग्रेविटेशन जो फोर्स है, अगर एप्पल से अर्थ तक वो अप्लाई हो रहा है, वहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है उसकी हाइट तक, मतलब जो झाड़ पर एप्पल है उसकी हाइट और अर्थ की हाइट ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है, ज़मीन की। ठीक है, तो वहाँ तक अगर वो अप्लाई हो रहा है तो क्या इससे ज़्यादा भी अगर डिस्टेंस होगा तो क्या वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होगा क्या, ऐसे न्यूटन ने सोचा। अभी उसके सोच के हिसाब से अगर दूर रहा कोई चीज़, दूर है अगर कोई चीज़, तो वहाँ पे अप्लाई होगा क्या। तो फिर इन्होंने मून के बारे में सोचते हुए कहा कि अगर प्लैनेट्स एंड सन है, मतलब जो बाकी की जो चीज़ें हैं, फादर ऑब्जेक्ट्स लाइक अदर प्लैनेट्स एंड द सन, उनके बारे में क्या होगा अगर वो अर्थ की तरफ खींच सकते, मतलब उनका डिस्टेंस अगर वहाँ पे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे अप्लाई होगा क्या। उनको ऐसा लगा कि शायद से अप्लाई होगा। तो देखते हैं कि हम उनके बारे में क्या है, तो चलो सोचते हैं। तो कल हमें क्या करना है, इसके बारे में आपको एक एक्टिविटी दी है छोटी सी। आपको क्या करना है, आईसीटी का यूज़ करना है। ठीक है, आपको आईसीटी के यूज़ के हिसाब से क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिफरेंट प्लैनेट्स पे अफेक्ट करेगी क्या, उसके बारे में आपको थोड़े वीडियोस अप्लाई करने और देखने हैं। ठीक है, इसके बाद में फोर्स एंड मोशन। अभी फोर्स एंड मोशन ये क्या है, ठीक है, आपको पता है फोर्स क्या है। ठीक है, वी हैव सीन दैट फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आइए देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स मतलब क्या है, सबसे पहले फोर्स मतलब किसी चीज़ को आप पुश और पुल करते हो, उसको बोलता है फोर्स। वहाँ पे अप्लाई हो रहा है फोर्स। ऐसे आप सिंपल से ऐसे ऐसे टच करके थोड़ी छोड़ देंगे। अगर आपको किसी बॉल को ढकलना है सामने, तो आप क्या करेंगे, एक तो पुश करेंगे, पुश और पुल आपको पता है, वो जो आप डोर पे देखते होंगे, सलून में देखते होंगे, पार्लर में देखते होंगे, शॉपिंग की दुकान पे देखते होंगे, वहाँ पे आपको जो डोर पे पुश और पुल वाला वो बोर्ड दिखता है, आपको देखता है, आप देखने के बाद सोचते हो, ढकलते हो, तो उसको बोलेंगे पुश। आप डोर के बारे में नहीं, आप किसी भी चीज़ के बारे में, घर में हम अगर घर में हमारा डोर है, ठीक है, बेडरूम का डोर, उसको पुश कर रहा है, फोर्स लग रहा है, उसको बोलेंगे फोर्स। ठीक है, सिंपल है। मोशन क्या है, अभी मोशन के बारे में जानते हैं। मोशन मतलब जो टाइम के हिसाब से जो चेंज हो रहा है,
द चेंज इन द पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलेंगे हम मोशन। सिंपल है। मोशन और फोर्स दोनों में का डिफरेंस आपको समझ में आया? यस और नो हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे नहीं, हाँ हम देखेंगे कि सर आइजैक न्यूटन सर के बारे में, ठीक है। तो ये एक ग्रेट साइंटिस्ट है। इसके बाद इनका जन्म हुआ था 1642 में और डेट हुई थी 1727 में, ठीक है। ये जो थे बॉर्न इन इंग्लैंड, मतलब इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। उसके बाद इन्होंने क्या क्या हमें दिया है, मतलब किस किस के बारे में इन्होंने खोज की है। तो इन्होंने दी हमको लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, थियरी ऑफ ग्रेविटी इन हिज बुक प्रिंसिपिया। इस बुक के हिसाब से, प्रिंसिपल जो बुक है इनके हिसाब से इन्होंने दिया है हमको लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद में ग्रेविटेशन ऑफ मोशन, उसके बाद में थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ये 3 चीज़ें हमको दी है, ठीक है। केपलर ने दिए थे हमको 3 लॉ, ठीक है। तो इसके बारे में हम सामने देखेंगे, उसको बोलेंगे हम प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। अभी देखते हैं सर्क्यूलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहले हमको क्या करना है, ट्राई दिस करना है, ठीक है। आपको देखेंगे पेज नंबर 2 पे क्या है, ट्राई दिस। तो हम देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सर्क्यूलर मोशन, तो ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको तो अब आपको क्या करना है, चलो एक एक्सपेरिमेंट करते देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक डोरी लेनी है, ठीक है। डोरी को आपको क्या करना है, एट दी एंड, उसके एंड पे आपको एक बांधना है पत्थर, ठीक है। एक पत्थर आपने टाई कर दिया। अब आपको खड़े रहना है बीच में, ठीक है। खड़े रहने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे करके उसको घुमाना है। जैसे हम खेत में जो आपने देखा होगा वो जो रहता है जिसे हम डराने के लिए खड़ा करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए, खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे खड़ा करते हैं, वैसे टाइप में हमको करना है। उसको राउंड राउंड में ऐसे सर्कल में ऐसे घुमाना है, ठीक है। उसको घुमाने के बाद आप देखे होंगे उसको कि एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, राइट। सर्कल फॉर्म हो रहा है। आपको देखने के बाद आपको क्वेश्चंस पढ़े होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि अब इसको हम फोर्स लगा रहे हैं क्या, उसके बाद में इसमें कौन सा फोर्स अटैच हो रहा है या फिर कौन सा इफेक्ट इस डोरी पे लग रहा है, हम अपने तरफ इसको खींच रहे हैं क्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे उसके आंसर्स हम सामने देखेंगे। लेकिन अब क्या करना है, आप फोर्सफुली उसको अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अब उसको रुकाना कैसे है, हमने चालू तो कर दिया, अब उसको रुकाएंगे कैसे, रुकाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, उसको ऐसे फेंक देंगे। तो जो फेंकने के बाद वो जो आपको दिख रहा होगा डोरी जिस साइड में जाएंगी वो पत्थर सर्कल से बाहर आ रहा है, ठीक है। सर्कल से बाहर जा रहा है वो, ठीक है। वो जो फॉर्म होंगी लाइन उसको बोलेंगे हम टेंजेंट, ओके। टेंजेंट आपको समझ में आई यहाँ तक, टेंजेंट कैसे फॉर्म हुआ। अब आप बोलेंगे कि मैम इसको टेंजेंट क्यों बोला, तो टेंजेंट इसलिए बोला बिकॉज ये जो लाइन है, ठीक है, ये क्या हो रही है, रिलीज़ होने के बाद, स्ट्रिंग रिलीज़ करने के बाद ये लाइन बाहर जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, बिकॉज दैट इज़ डिरेक्शन, जो डिरेक्शन है उसका वो हो रहा है वेलोसिटी से बाहर, मतलब वेलोसिटी एट द इंस्टेंट ऑफ द टाइम वो बाहर आ जा रही है, ठीक है। दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे टेंजेंट। हमने ये एक्टिविटी आपने अगर देखी होंगी तो ये एक्टिविटी पहले भी की है, ठीक है। इसको हम बस रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स को अब कैसे डिफाइन करेंगे, दैट्स अ फोर्स acts on any object moving along a circle that is called as and is directed towards the center of the circle is called as centripetal force. Centripetal force is also called as central seeking. That's why समझे। अब आपको सेंट्रीपिटल फोर्स समझ गया क्या, ये मुझे कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यू नो दैट द मून विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अभी सैटेलाइट देखा है हमने, हमको पता है। आप पहले ज़माने में अगर देख रहे होंगे, मतलब आपको पता होगा तो ठीक है। पहले ज़माने में अगर थे उसके बाद टेलीस्कोप आए, टेलीस्कोप आने के बाद में हम टेलीस्कोप से देखते हैं आसमान में क्या क्या प्रेजेंट है, ये सब काउंट करने के लिए पहले अलग परिस्थिति थी, और उसके बाद टेलीस्कोप आए, उसके बाद टेलीस्कोप की हेल्प से हम देखने लगे, ठीक है। और अब के ज़माने एंशियंट टाइम्स में हमें की एक इंस्ट्रूमेंट अलग थी, उनके एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आपने देखे होंगे कि पहले के ज़माने में सबसे ऊपर जाके वो देखते थे, ऐसे काउंट करते थे कि इस बार कौन से मतलब प्लैनेट्स दिख रहे हैं हमें और कौन से नहीं, ठीक है। ये अलग बात थी, और अब टेलीस्कोप आने के बाद की जो बात है वो अलग है, ठीक। अभी आपको पता है अर्थ जो है वो कैसे घूमता है, एक फॉर्म करता है शेप, उसको बोलते हैं हम इलिप्स, ठीक है, राइट। अभी आपको इतना पता है, अभी आपको इतना भी पता होगा कि जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट आपको पता है ऑर्बिट कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कोन, आपको बर्थडे पार्टी में वगैरह वो जो कोन पता है, उसको हम एक रेक्टेंगल शेप से अगर कट करेंगे तो उसका कौन सा आपको शेप बाहर दिखने को मिलेगा, एक ऑर्बिटल शेप। ऑर्बिटल कैसे होगा, ऐसे
दिस। ओके, आपको ठीक है दिखा। उसके बाद आपको पता है कि अर्थ भी जो है वो ऐसे ही रोटेट करती है। अर्थ कैसे रोटेट करेंगी? ऑर्बिट शेप में। पहले वो ऐसे स्लो फास्ट जाएंगी, फिर बाद में वो स्लो होंगी। ठीक है, अभी आपको पता है हम सर्कल में जो एक सेंटर होता है उसको हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऑर्बिट में जो है दो सेंटर फॉर्म होते हैं। प्लस करने के बाद में दो सेंटर फॉर्म होंगे, एक होगा एफ, एक होगा F2। ठीक है, हम F1 को बोलेंगे फोकस, उसको बोलते हैं सिंपल, सिंगल को बोलेंगे फोकस, और दो होंगे तो उसको बोलेंगे हम फोकाई। ओके, फोकल पॉइंट्स हमें मिल गए 2, तो हम क्या उसको नेमिंग क्या करेंगे, लेबलिंग क्या करेंगे? एक को बोलेंगे F1 और दूसरे को बोलेंगे F2। यहाँ तक कि आपको समझ आ गया। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑर्बिट है, उसमें प्लस करने के बाद मतलब आप अगर उनका सेंटर निकालने का ट्राई करेंगे तो दो पॉइंट्स फॉर्म होंगे, दो जो सेंटर है वो फॉर्म होंगे। उसको बोलेंगे, एक को हम बोलेंगे F1 और दूसरे को बोलेंगे F2। ठीक है, यहाँ तक के बात समझ में आ गई। सिंपल सी बात है, कोई भी आपको टेंशन लेना नहीं है। आपको यहाँ पे MBBS की स्टडी नहीं करनी है, सिंपल आपको साइंस समझना है। ओके, बाद में MBBS पढ़ना है थोड़ा डिटेल में जब हम जाएंगे तब, और तभी भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, टेंशन लेना ही नहीं है, सिंपल सिंपल बात है, सिंपल सिंपल तरीके से पहले समझ लो। ओके, तो हम इंक्लाइंड प्लेन भी इलिप्स को बोलेंगे। ठीक है, एंड इलिप्स इज द कर्व्ड ऑब्टेन्ड व्हेन अ कोन इज कट बाय इंक्लाइंड प्लेन। सॉरी, इंक्लाइंड प्लेन से हम कट कर रहे हैं, मतलब वो जो रेक्टेंगल शेप था उसको हम इंक्लाइंड प्लेन भी बोल सकते हैं। उसको कट करने के बाद जो फॉर्म होगा शेप उसको बोलेंगे हम इलिप्स। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो ऑर्बिट इलिप्स है उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं? 2, राइट? F1 एंड F2। आपको यही सिंपल ध्यान में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसको ध्यान में रखने के बाद आपको पता है एक साइड अर्थ है। ठीक है, अर्थ को हम एक साइड पकड़ेंगे ऑर्बिट के जो शेप में है, मतलब वो जो इलिप्स है उसके साइड, एक साइड में हम देखेंगे अर्थ। अभी आपको पता है यूनिवर्स में अर्थ है तो सन भी होगा ही। ठीक है, 100% सन होगा। सन किसके अपोजिट में होगा? अर्थ के अपोजिट में। ठीक है, अभी हम अर्थ एक चक्कर मार के आएगा। ठीक है, एक उसने एक चक्कर मार ली, एक साइड सन है, सन ऐसे गोल, सन एक साइड है। अब अर्थ जो है क्या करता है, चक्कर मारते समय पहले फास्ट मारता है, जब सन के पास जाता है वो तब फास्ट हो जाता है, और जब सन से दूर हो जाता है तब वो स्लो चक्कर मारता है। ठीक है, तो फास्ट होगा कब? जब वो सन के पास जा रहा है, और स्लो कब होगा? जब वो सन के दूर आ रहा है। मतलब समझ गए आप जो मैं बोलना चाहती हूँ? समझ गए? मगर ये जो दो पॉइंट है, राइट? हमने F1 पकड़ा था और F2 पकड़ा था। ठीक है, तो F2 को हम क्या लेबल करेंगे? S, बिकॉज वहाँ पे सन प्रेजेंट है। क्योंकि जो अर्थ है वो क्या करती है? सन के अराउंड फिरती है, मतलब घूमती है, सॉरी, सन के बाजू में फिरती है, तो सन को हम अंदर लेंगे। ठीक है, तो F2 पॉइंट हो गया हमारा S, बिकॉज वहाँ पे सन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया? तो हम सबसे पहले उसको डेफिनेशन मतलब लिख लो आप, अगर लिख रहे नहीं होंगे तो। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या आएगा? द पोजिशन ऑफ द सन इज इंडिकेटेड बाई एस। हमने कर दिया इंडिकेट। ये था हमारा केपलर्स लॉ का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अभी दूसरे इसमें क्या है, और ये था आपका केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसमें हमने देखा था कि जो F1 और F2 पॉइंट है, F2 पे क्या था? हमने सन इंडिकेट किया था S। ओके, उसको बोलेंगे हम केपलर्स फर्स्ट लॉ। समझे? यहाँ तक कि समझे? अभी देखते हैं कि केपलर्स सेकंड लॉ। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि जो पृथ्वी नहीं, हाँ, अर्थ पृथ्वी जो भी बोलेंगे, अर्थ और पृथ्वी जो सन के आजू बाजू फिरती है, इर्द गिर्द फिरती है, तो वो क्या करती है? एक सेम स्पीड में नहीं घूमेंगी। एक तो फास्ट होगी जब वो सन के पास रहेगी, और स्लो होगी जब वो सन के दूर रहेगी। ठीक है, यहाँ तक कि समझ गए? अब हम इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो हमने क्या देखा? क्लोजर टू सन होगा तो क्या होगा? फास्टर स्पीड होगी, और जब फार्दर फ्रॉम सन होगा तो क्या होगा? स्लो जो होगी स्पीड होगी। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है? केपलर सेकेंड लॉ में द स्पीड ऑफ द अर्थ इन द ऑर्बिट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। आपको लिख लेना है ये बात। ठीक है, अभी केपलर्स लॉ की सेकेंड हो गया पॉइंट आपका। तो केपलर सेकेंड लॉ में और एक बात देखो। ठीक है, सन के पास में जब पृथ्वी आती है तब क्या होता है? आपको यहाँ पे देखो पॉइंट, ये ऐसा सर्कल हो गया। ठीक है, यहाँ पे सन प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा अर्थ आएंगी। ठीक है, वहाँ पे क्या कर रहा है? एक मंथ में वो कितना दूर जा रहा है? वो वहाँ से क्या कर रहा है? फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, सन के पास से पृथ्वी क्या करेगी? फास्ट मूव करेगी, तो वो वहाँ से वहाँ तक जाएगा। मतलब जो एरिया फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे हम? कौन से फॉर्म होगा एरिया? उसको बोलेंगे हम एरिया। देखो
अभी आप क्या करेंगे, सन को आपने एस नाम रख दिया, ठीक है। अर्थ को जो है आपको नाम रखना है बी, और जो पॉइंट है अर्थ को आपको पहले पॉइंट करना है, पहले लेबल करना है ए, और जहाँ तक वो चलेगा वहाँ पे आपको पॉइंट करना है बी। तो वो क्या होगा, ए एस बी, बिकॉज वो उस एरिया में फॉर्म हो रहा है। और सबसे मेन बात जो है वो 1 मंथ में उतना साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ एरिया क्या बोलेगा, ए एस बी इक्वल्स टू 1 मंथ ऑफ नहीं सिर्फ 1 मंथ, इतना ही, ठीक है। एरिया होगा उसका ए एस बी। अभी सेम बात है, थोड़ा दूर जाने के बाद पृथ्वी क्या करेगी, हम उसका बात करते हैं, ठीक है। उसकी बात करते हैं, पृथ्वी थोड़ी दूर गई, मतलब सर्कल के थोड़े उस अपोजिट साइड में गई, और वहाँ से जो वो एरिया बाहर आ रहा है, मतलब सन से पृथ्वी तक का जो लाइन होगा हम उसको बोलेंगे सी, और वहाँ से जो डी तक आएगा, मतलब 1 मंथ में जो उतना रोटेशन उसका कंप्लीट होगा उसको बोलेंगे हम एरिया सी एस डी। समझ में आया। और इसको बोलेंगे हम आप बोलेंगे उसको स्वीप्स कर रहा है, मतलब द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो एरिया ए एस बी, मतलब जहाँ पे हमने सन के बाजू में देखा था एरिया ए एस बी था, और वहाँ से एरिया जो है सी एस डी, मतलब जो दूर जाने के बाद जितना 1 मंथ में जितना वो काउंट कर रहा है, या फिर 1 मंथ में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल्स टू, क्योंकि सेम ड्यूरेशन है 1 मंथ का, और सेम ड्यूरेशन होने के बाद में सर्कल में वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम जा रहा है, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया है, जो स्पीड है वो काउंट नहीं की, क्योंकि 1 मंथ में जितना वो नोटिस कर रहा है, जितना वो कवर कर रहा है उसको ही हमको काउंट करना है फिलहाल, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी केपलर्स थर्ड लॉ है, उसमें क्या है, जो अर्थ है सन के अराउंड घूमती है, राइट। उसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो हमको तो निकालना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हमने देखा है कि जो सन के अराउंड घूमती है तो फास्ट घूमती है, उसका पीरियड टाइम ऐसा कुछ सिंपल नहीं, मतलब कांस्टेंट नहीं है। वो कितना भी टाइम लेंगी, कितना भी टाइम लेंगी, कभी भी, मतलब कहीं भी, अगर सन के पास जा रही है तो फास्ट हो रही है, दूर जा रही है तो स्लो हो रही है। इसके हिसाब से हमको एक एटलीस्ट काउंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा उसका एवरेज डिस्टेंस, वो है आर, और हम देंगे टाइम को टी, ठीक है। टी मतलब टी ई ए वाला टी नहीं, टी मतलब टी जो हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। क्या बोलता है, मतलब टी स्क्वायर, हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर है पीरियड, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है, मतलब टी स्क्वायर इज कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब अल्फा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, अल्फा है। अल्फा इज क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस, मेन डिस्टेंस क्या है आर, उसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू के, क्योंकि हमने अल्फ़ा को क्या है कांस्टेंट बनाना है, तो कांस्टेंट बनाने के लिए क्या होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कांस्टेंट के लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू के हो गया। अभी उसको और सिंपल लिखने के लिए टी स्क्वायर अपॉन जो है हमने क्यूब लिया था, किसका क्यूब लिया था, एवरेज डिस्टेंस का, आर का क्यूब, उसको नीचे लिखना है, ठीक है। मतलब क्या होगा इक्वेशन, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, हो गया, सिंपल हो गया। अब यहाँ तक के समझ में आ गया, ये था। अब हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें क्या करना है हमको, एक लेना है आपको अर्थ और एक लेना है सन, ठीक है। अभी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, आर, ठीक है। और अर्थ के मास को बोलेंगे हम m1, उसके बाद सन के मास को बोलेंगे हम m2, ठीक है। इसके हिसाब से उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। और अब हमको क्या करना है देखते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तो फोर्स इक्वल्स टू, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और अल्फ़ा इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा हमारा ये इक्वेशन। तो कैसे लिखेंगे हम, एफ अल्फ़ा m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल सा है, ठीक है। ज़्यादा लोड लेना नहीं है, हमको लोड देना है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया तो पूछना। तो अब हमें जो है, जो हमने अल्फ़ा लिया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद में हमने बोला था कि ये जो अल्फ़ा है, तो अब हमें क्या करना है, तो अल्फ़ा हटाना है। तो क्या करेंगे, सिंपल जी वहाँ पे डालना है और इक्वल्स टू का साइन लेना है, सिंपल। एफ इक्वल्स टू जी इंटू मासेस प्रोडक्ट्स ऑफ मास अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 nm स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर,
ओके, यहाँ तक कि आपको समझ में आएगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बाकी की जो सीरीज़ है वो कल से अपलोड होंगी और रोज़ आपको वीडियो देखना है अगर आप 10th क्लास में हो तो ही, ठीक है। बाकी देखते हैं कल। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही नई नई चैनल्स, नई नई वीडियोस के लिए, नए नए टॉपिक्स के लिए हमें टॉपिक कमेंट कीजिए, हम उसके हिसाब से भी आपको समझाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बाकी कल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।